हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और पुनर्निवेश एवं प्रवर्धन पढ़ रहे हैं। और उसमें लास्ट टाइम हमने ऋणात्मक पुनर्निवेश, उसके लिए बैंड चौड़ाई निकाली थी और हमने ये देखा था कि जो ऋणात्मक पुनर्निवेश है उसमें बैंड चौड़ाई में वृद्धि होती है। आज हम देखते हैं कि जो ऋणात्मक पुनर्निवेश है उसके द्वारा प्रवर्धन का स्थायीकरण कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि जो ऋणात्मक पुनर्निवेश है उसके द्वारा प्रवर्धन का स्थायीकरण कैसे होता है। तो देखिए, जो पुनर्निवेश तकनीक है उसके द्वारा हम निर्गत संकेत को निवेशी सिरे पे स्थानांतरित करते हैं और उसमें हम निवेशी संकेत Vi लेते हैं और निर्गत संकेत V0 होता है। तो जो निवेशी संकेत Vi है उसको पुनर्निवेशी संकेत, दोनों की जो कलाएं हैं वो अगर विपरीत होती हैं तो प्रवर्धन के मान में कमी आती है। और ये जो तकनीक होती थी वो पुनर्निवेशी की ऋणात्मक पुनर्निवेशन तकनीक कहलाती थी। और उससे जो रिलेशन क्या आता था, देखिए, ये जो पुनर्निवेशन तकनीक है, पुनर्निवेश तकनीक के द्वारा जो निवेशी सिरे पर निवेशी जो पुनर्निवेश तकनीक है उसके द्वारा निवेशी सिरे पर निर्गत को स्थानांतरित किया जाता है और उसमें जो निवेशी संकेत Vi और पुनर्निवेशी संकेत Vf की कला अगर विपरीत होती है तो प्रवर्धन के मान में कमी आती है। और ये ऋणात्मक पुनर्निवेशन की तकनीक होती थी और इसके लिए मेरे पास रिलेशन आता था कि VIF इक्वल टू VI माइनस VF। अब देखिए, जो प्रवर्धक है उसके स्थायित्व को हम स्थायित्व गुणांक के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब जो ये स्थायित्व है वो स्थायित्व गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है और जो स्थायित्व गुणांक है उसको हम ऐसे से व्यक्त कर देते हैं। तो देखिए, जो प्रवर्धक है का जो स्थायित्व होता है उसको हम स्थायित्व गुणांक S से व्यक्त करते हैं। और जो स्थायित्व होता है, प्रवर्धक का जो स्थायित्व होता है वो स्थायित्व गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी कि स्थायित्व और स्थायित्व गुणांक एक दूसरे के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि स्थायित्व गुणांक का मान
कम होगा तो प्रवर्धक अधिक स्थायी होगा। यानी मैं लिख सकता हूं, यदि स्थायित्व गुणांक का मान प्रवर्धक के लिए कम हो तो प्रवर्धक का स्थायित्व अधिक होगा। क्योंकि दोस्तों ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब जो प्रवर्धन में परिवर्तन है और जो प्रवर्धन का अनुपात है उसी को हम बोलते हैं स्थायित्व गुणांक। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रवर्धन है उसमें परिवर्तन और प्रवर्धन का अनुपात स्थायित्व गुणांक कहलाता है। और इसे हम ऐसे से व्यक्त करते हैं, यानी कि अगर फॉर्मूले के रूप में हम लिखना चाहें इसे, तो हम लिख सकते हैं कि जो स्थायित्व गुणांक है वो हो जाएगा कि प्रवर्धन में परिवर्तन अपॉन में प्रवर्धन, या इसे हम व्यक्त कर सकते हैं S इक्वल टू DA अपॉन में A इक्वेशन 1। ये है बिना पुनर्निवेश के। बिना पुनर्निवेश के, और जब हम पुनर्निवेश करते हैं तो ये हो जाएगा DAF। ये DA प्रवर्धन में परिवर्तन को डिनोट कर रहा है, अपॉन में AF ये हो जाएगा पुनर्निवेश के साथ, पुनर्निवेश के साथ, यानी कि इक्वेशन 2। अब पुनर्निवेश सिद्धांत से हम जानते हैं, पुनर्निवेश सिद्धांत से कि जो AF इक्वल टू होता है 1 माइनस 1 A बीटा, इक्वेशन 3। अब इसका यदि मैं A के सापेक्ष अवकलन करूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, देखिए A के सापेक्ष अवकलन करने पर AF का DAF अपॉन में DA, D के साथ ले रहे तो D अपॉन में DA और A1 माइनस A बीटा, इसका मेरे को अवकलन लेना है। तो देखिए सबसे पहले मैं A का ले रहा हूं, तो A का 1 आ जाएगा, यानी कि अंश है, ये हर है तो अंश का ले, तो इसका 1 आ गया और हर को एज इट इज रखा, माइनस सेकेंड टाइम A को मैंने एज इट इज रखा और हर का लिया, 1 का 0 और इसका बीटा आ जाएगा, क्योंकि A का 1 तो इसका बीटा।
अपॉन में जो अंश और हर का अवकलन लेते हैं तो पहले अंश का लेते हैं, हर को एज इट इज रखते हैं, फिर अंश को एज इट इज रखते हैं और हर का अवकलन लेते हैं, और अपॉन में जो हर है उसका स्क्वायर आ जाता है। तो देखिए यहाँ से डी ए एफ इक्वल टू डी ए, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 माइनस ए बीटा प्लस ए बीटा 1 माइनस ए बीटा का स्क्वायर। तो देखिए यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो वो कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डी ए एफ अपॉन में डी ए इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस ए बीटा का स्क्वायर है, तो इसे मैं ब्रेक कर लेता हूं। ए माइनस ए बी इंटू 1 अपॉन ए माइनस ए बीटा, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। अब देखिए यदि मैं अंश और हर में ए की गुना कर दूं, डी ए एफ अपॉन में डी ए की गुना कर दूं अंश और हर में, तो उससे क्या होगा 1, मेरे पास एक नया रिलेशन आ जाएगा ए। ऐसे ही हर में भी मैंने ए की गुणा कर दी, क्योंकि जब अंश और हर में सेम चीज की गुणा करते हैं तो इससे कोई इफेक्ट इस पे नहीं होता है। तो इक्वेशन थर्ड से क्या होगा, उससे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा डी ए एफ अपॉन में डी ए इक्वल टू ए एफ अपॉन में ए 1 माइनस ए बीटा। अब देखिए नेक्स्ट कि ये जो डी ए है इसको मैं डी एफ के अपॉन में ले लूं, डी एफ अपॉन में ए एफ। ऐसे ही जो डी ए है इसको इधर ट्रांसफर कर लूं कि डी ए अपॉन में ए अपॉन में 1 माइनस ए बीटा। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 से यदि मैं वैल्यू रखूं, समीकरण को 2 से मान रखने पर तो जो स्थायित्व गुणांक है उसको हम ऐसे डिनोट कर रहे थे, और पुनर्निवेशन के बाद जो स्थायित्व गुणांक है एस एफ होगा, तो वो हो जाता है एस एफ। इसको ऐसे बोल देते हैं, डी अपॉन में ए को हम स्थायित्व गुणांक एस बोल देते हैं, और ये 1 माइनस ए बीटा। और देखिए हम जानते हैं कि जो ऋणात्मक पुनर्निवेश है, चूंकि 1 माइनस ए बीटा इज ग्रेटर देन 1, ये ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए होता है। तो यहां से अगर ये ग्रेटर देन होता है तो ये मेरे पास रिलेशन आ जाएगा एस एफ इज लेस देन एस। इक्वेशन इसको 5 दे लेते हैं। तो इक्वेशन 5 क्या शो कर रही है कि पुनर्निवेश के साथ क्या होता है कि जो स्थायित्व गुणांक है उसका मान कम होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो प्रवर्धन है उसका स्थायित्व अधिक होता है। तो समीकरण 5 से क्या शो रहा है कि जो पुनर्निवेश है, पुनर्निवेश के साथ स्थायित्व गुणांक एस एफ का मान कम प्राप्त होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि प्रवर्धक का स्थायित्व अधिक होगा, कि जो प्रवर्धक का स्थायित्व क्या होगा,
अधिक होगा। तो दोस्तों आज यहीं तक, आपने मेरे को पेशेंस सुना, इसके लिए धन्यवाद।